हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो यूनिट 4 में अन्योन्य प्रेरण हमारा पिछली क्लास में शुरू हो चुका है और बच्चों उसमें हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में भी समझा था। तो बच्चों मैंने आपको उसकी दो परिभाषा बताई थी। तो आज बच्चों मैं आपको इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। बच्चों दोनों ही बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों एक है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण। तो इसका मतलब यह है बच्चों की दो कुंडलियां होंगी, वो समतल होंगी और वो एक दूसरे के सेकेंडरी होंगी। ठीक है बेटा, उनका अन्योन्य प्रेरण कैसा होगा। उसके बाद बच्चों तो बोर्ड में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है बेटा, अब बच्चों उसके बाद है दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण। परिनालिका का बच्चों क्या मतलब है, सोलिनॉइड। तो दो सोलिनॉइड है और समाक्षीय है, यानी एक के ऊपर एक सोलिनॉइड ऐसे है परिनालिका, एक उसके ऊपर है। ठीक है बेटा, उनके बीच अन्योन्य प्रेरण कैसा होगा उस पर भी हमें बात करनी है। तो बच्चों ये डेरिवेशन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों डेरिवेशन आज मैं करवाऊंगा और आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम दो कुंडलियों के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों दोनों कुंडलियां जो समतल है और एक दूसरे के सेकेंद्रित है इस प्रकार से। ठीक है बेटा, इसमें आप देख सकते हैं एक की त्रिज्या r1 जो छोटी है, मैं लिख देता हूं r1 लेस देन r2। तो एक अंदर है कुंडली और एक बाहर है, दोनों सेकेंडरी हैं, दोनों के केंद्र एक है बेटा। ठीक है, बाहर वाली का नाम C2, अंदर वाली का नाम C1। तो बच्चों बात यह है कि अगर बाहर वाली में धारा प्रवाहित हो रही हो I2 हम मान ले, तो अंदर वाली में कितना हम कह सकते हैं कि जो भी विद्युत फ्लक्स आएगा इसके अंदर उसकी वजह से कितना अन्योन्य प्रेरण हो रहा है या कितना अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा अंदर वाली कुंडली से बद बेटा। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप देखें हमें C1 के लिए चाहिए। तो अगर हम C1 के लिए बात करें बेटा, तो C1 में जो विद्युत फ्लक्स होगा यानी चुंबकीय फ्लक्स होगा उसे मैं 1 मान सकता हूं। तो बच्चों कितना होगा, जितना इस कुंडली C1 में फेरे होंगे उस फेरों को बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए N1 ले लेता हूं। ठीक है, और आएगा मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बच्चे बहुत बड़ी ज्यादा गलती करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र आप लेंगे वो C2 का लेंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बना रही है कॉइल C2 करंट I2 की वजह से। उसका जो फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र है वो C1 में से पास होगा, तब वो फ्लक्स Φ1 आएगा। और बच्चों NBA, तो एरिया कौन सा आएगा बच्चों, हमें चूंकि छोटी कुंडली का लेना है तो हम कहेंगे एरिया आएगा छोटी वाली का, इस प्रकार से। तो बच्चों इसको हम इक्वेशन थोड़ी देर के लिए फर्स्ट ले लेते हैं। अब बच्चों बात ये आती है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है V2 ये हम कैसे निकालें। तो बच्चों बाहर वाली जो कॉइल है C2, इसे आप अगर देखें तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो कैसे निकल के आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है बच्चों होता है μ0/2I/r। ये बच्चों जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी। अब बच्चों इसको हम अगर अपनी फिगर के लिए अप्लाई करें तो B2 कितना हो जाएगा बेटा, B2 हो जाएगा, अगर B2 में बच्चों C2 हम जो टर्न है वो N2 ले ले और जो μ0 होगा अपॉन 2I कौन सी लोगे बच्चों I2 और रेडियस लोगे R2। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इसमें एक बात मैं बता देता हूं, जो N1 बच्चों फेर है N1 वो C1 में है, N2 जो फेर है बेटा C2 में। ठीक है, तो बच्चों अब आप इस प्रकार से देखिए कि हमारी जो धारा है वो इस प्रकार से I2 की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र वही है और ये चुंबकीय की वैल्यू जो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो बच्चों इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हम रखते हैं फर्स्ट में। तो Φ1 कितना होगा बेटा, Φ1 हो जाएगा N1, N2 भी यहां से मिलेगा बच्चों हमें। और बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर देखें तो μ2 आएगा, μ0 आएगा मतलब 1/2 आएगा और I2 अपॉन R2 और एरिया आएगा बच्चों A पहली वाली कॉइल का। तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, कुछ छूटा हमारा। Φ1 बराबर N1 N2 μ0/2, करंट I2 हो गई, R2 होगी, एरिया आ गया। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर बात करें तो ये एरिया कितना होगा। तो बच्चों अगर कॉइल सर्कुलर है तो इसका जो एरिया होगा बेटा वो होगा πr1²। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर πr1² लिख सकते हैं तो Φ1 कितना हो गया बेटा, Φ1 हो गया N1 N2 μ0 अपॉन पूरे का 2 आ जाएगा बच्चों I2 अपॉन R2 और ये आ जाएगा बच्चों πr1²। तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे लिए थोड़ी देर के लिए हम इसे फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अभी हमने लगाया है जो धारा I2 के जैसे चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसका जो फ्लक्स C1 में जाता है वो इसका फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों अन्योन्य प्रेरण से हम जानते हैं कि फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो वो परिभाषा भी हम देखते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों अब हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जो चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक आता है m। तो बच्चों ये कौन सा फ्लक्स ले रहे हैं, हम तो C1 के ले रहे हैं तो इसमें Φ1 लिखेंगे और धारा कौन सी लेंगे बच्चों,
तो धारा जो फ्लक्स बन रहा है बच्चों किसकी वजह से बन रहा है, I2 की वजह से बन रहा है, इस पे कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन हो गई फिफ्थ। तो बच्चों φ1 और φ1 दोनों सेम है क्योंकि कॉइल C1 की वजह से, तो हम कहेंगे समीकरण 4 व 5 से। तो बच्चों समीकरण 4 व 5 से अगर आप देखें दोनों का हम इक्वल रख देते हैं, तो बच्चों यहां आएगा MI2, ये हमारा हो गया अननोन पेरेंट से। और बच्चों यहां पे जो आएगा वो आएगा N1 N2 म्यू नॉट अपॉन 2, और यहां पे बच्चों आएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा R2, ये आ जाएगा इस तरीके से आप देखें। और एक चीज और आएगी यहाँ पे, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ये आएगा बेटा I2। तो इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों 6। इसमें आप एक बात देखें बच्चों, दोनों की करंट जो है इक्वल होगी, इस साइड में, तो दोनों की करंट क्या हो सकती है बच्चों, कैंसिल आउट हो सकती है। तो कुल मिला के बात ही आती है बच्चों अननोन पेरेंट किसका आएगा, तो आप यहाँ गौर से देखें तो अननोन पेरेंट आएगा बच्चों। इसमें एक बात और लिख सकता हूँ बेटा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी पहली कुंडली का दूसरी की कोयल के सापेक्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो बच्चों ये हमारे पास बना म्यू नॉट पाई अपॉन 2 N1 N2, और ये आ गया हमारे पास R1 स्क्वायर बिट अपॉन में R2, इस प्रकार से। तो बच्चों इतना जो अनोन्य प्रेरण गुणांक होगा यदि दो समतल कुंडलियां एक दूसरे के सेकेंद्रित लगाई जाए, ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए इसमें हमारा कुछ भी नहीं छूटा है, और ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करने के लिए बहुत आएगा। अब बच्चों हम ऐसी कुंडली पढ़ेंगे जो सर्कुलर ना होके परिनालिका यानी सोलिनॉइड होगी, तो वो 5 नंबर में 3 नंबर में बोर्ड में बच्चों बहुत पूछा जाता है। तो इस पे हम एक बार बात करते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास दो समाक्षीय परिनालिका है बेटा, इस फिगर को बहुत ध्यान से समझना बच्चों। एक जो आप ब्लैक कलर की परिनालिका देख रहे हैं, उसकी जो ऊपर एक परिनालिका लिपटी है वो दोनों एक दूसरे के समाक्षीय हैं, ठीक है बेटा। लेकिन फर्क इतना है बेटा कि एक की जो त्रिज्या है, अगर बच्चों मैं अंदर वाली छोटी वाली त्रिज्या R1 ले लूं छोटी वाली की, और बड़ी वाली त्रिज्या R2 ले लूं, तो बच्चों R2 ग्रेटर देन R1 होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये है, अगर मैं बात करूं जो ब्लैक छोटी वाली है वो हमारे पास C1 हो जाए, बड़ी वाली को C2 मान लें, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और बच्चों एक चीज हम मान लें कि जो छोटी वाली हमारे पास परिनालिका है, उसमें जो बच्चों नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं N1, और ये बच्चों एकांक लंबाई में हम लेंगे, एकांक लंबाई। और बच्चों जो N2 होंगे वो C2 में होंगे, और वो भी किस में होंगे बेटा, एकांक लंबाई में, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज मान ली। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं कि हम एक कुंडली की करंट की वजह से दूसरी कुंडली में प्रेरक गुणांक निकालेंगे। तो सपोज करो बच्चों मैं C1 में निकालना चाहता हूं C2 की वजह से, यानी मैं कह सकता हूं धारा I2 की वजह से C1 में बच्चों जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स वो कितना होगा बेटा, चुंबकीय फ्लक्स तो वो कितना होगा बेटा। इसमें अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स हमें छोटी वाली में निकालना है, तो उसका नाम हम φ1 रख सकते हैं। तो बच्चों जो चुंबकीय प्रेरण अनन्य प्रेरण गुणांक होता है वो m होता है, इसे हम 1 2 ले सकते हैं, यानी पहली कॉइल का दूसरी के सापेक्ष, ठीक है बेटा। ये पहली कॉइल होगी आपकी, ये दूसरी कॉइल की बात चल रही है। तो बच्चों अब आएगा I1, तो I1 कौन सी आएगी बच्चों, जो करंट ली जाएगी बच्चों दूसरी वाली की ली जाएगी I2, ठीक है। अब बच्चों बात ही आती है, ये तो हो गया अनन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अब बात ही आती है कि एक दूसरी परिभाषा लेना है कि इस I2 से कितना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, कितना फ्लक्स बन रहा होगा C2 कॉइल में। तो बच्चों वो जो फ्लक्स कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो होगा B2, और बच्चों का वो म्यू, और बच्चों अगर उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स ले लें उस कॉइल के, वो आएंगे N2, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। वो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे और करंट आएगी I, तो I भी कौन सी आएगी बेटा, I2 आएगी, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि I2 की वजह से बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए गौर करें अगर हम कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया जो है किसका बेटा, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है C2 कॉइल की वजह से। अब इसका जो फ्लक्स बन रहा होगा बच्चों जो C2 कॉइल में वो कितना बन रहा होगा, उसे हम कह सकते हैं बच्चों C2 कॉइल में जो फ्लक्स होगा या C2 कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र उसका फ्लक्स कितना होगा C1 में। तो φ1 बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, जो C1 में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे N1 होंगे, ठीक है बच्चों। यह काम करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स N1 ले लेते हैं एकांक लंबाई में, इस प्रकार से। और क्या आएगा बच्चों, B आएगा, B कौन सा लोगे बच्चों, B2 लोगे दूसरे वाले की वजह से।
और धारा कौन सी आएगी बच्चों, I2 आएगी, इस प्रकार से। ठीक है बेटा। अब आप देखें बच्चों कि अगर हम phi1 की वैल्यू रखना चाहें तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसमें एक चीज और देख लेते हैं बेटा, जो हमारे पास phi1 है वो C1 है और वो धारा I2 की वजह से बनेगा। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा वो I2 की वजह से बनेगा, म्यू नॉट Ni होता है, तो N2 टर्न्स आ गए, I2 आ गया। ठीक है, अब हमें चुंबकीय फ्लक्स लेना है छोटी वाली कॉइल में, तो छोटी वाली कॉइल में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स देखें तो उसका फॉर्मूला तो ये होता है बच्चों, बल्कि छोटी वाली में N1 आएगा, B आएगा और एरिया आएगा, मैग्नीफील्ड B2 आएगा, एरिया 1 आएगा, क्योंकि छोटी वाली का एरिया लेना है, छोटी वाली के लिए निकाल रहे हैं। तो N1 और B2 की वैल्यू बच्चों यहां से अगर हम पुट कर दें म्यू नॉट N2, ठीक है बेटा, और I2, और एरिया आ जाएगा 1, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्लियर हो रही होगी चीज। अब थोड़ी देर के लिए एक चीज और देखो बच्चों, ये phi1 अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा N1 म्यू नॉट N2, एरिया कितना होगा बच्चों छोटी वाली कॉइल का, पाई r1 स्क्वायर इनटू I2। ये इक्वेशन हो गई बच्चों कौन सी, सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद की कहानी बहुत ध्यान से वाली है बच्चों कि हम कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट। ओके, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। बच्चों ये भी हमारे पास phi1 है, ये भी phi1 है। इसमें बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, छोटी वाली कुंडली में अगर हम कुल फेरे बच्चों N1 मान लें, कुल फेरे N1, ठीक है, तो अब हम इन दोनों को इक्वल रख के देखिए कैसे करते हैं। हम जब इनको इक्वल रखेंगे बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा N1 M12 I2, या बच्चों एक काम करते हैं, यहां पे एक चीज छड़ जाओ, यहां पे रहने दो। अभी जो हमारे पास N1 आ रहा है बच्चों, यहां पे मैं एक चीज करना चाहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं कुल जो फ्लक्स है, कुल फ्लक्स हमें चाहिए, कितना कुल फ्लक्स बनेगा, तो उसमें बेटा अगर मैं एक काम करूं, यहां पे इसको तो मैं हटा दूं, इसको तो मैं ऐसे ही रख लूं। यहां पे बच्चों मैं कुल फेरे अगर N1 लेता तो इसको अगर मैं ध्यान रखें, कुल जो फेरे होते हैं बच्चों वो पर यूनिट टर्न्स जो होते हैं और एक जो उनकी लंबाई होती है इसके इक्वल होते हैं। तो यहां पे अगर मैं N1 लूंगा तो ये N1 इंटू L आ जाएगा बेटा, N1 इंटू L। ठीक है ना, कितना फ्लक्स बनेगा टोटल इसमें, वो phi1 होगा कुल फेरे B2A1, उसे मैंने बच्चों एकांक लंबाई के जो टर्न है फेरे इंटू टोटल लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गया N1L। अब हम बच्चों दोनों को इक्वल रख सकते हैं, समीकरण 1 और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण 2। तो बच्चों समीकरण 1 और 2 को अगर हम इक्वल रखते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, N12 और I2 भी है बेटा इसके साथ I2, यहां हो जाएगा बच्चों N1, यहां पे N2 और ये म्यू नॉट है बेटा, और आप देखें पाई r1 स्क्वायर इंटू I2, ये इस प्रकार, और I2 से I2 कट गया तो M12 कितना आ गया बेटा, N12 आ गया N1 N2 L, ये इधर आ गया। और बच्चों म्यू नॉट एक काम करते हैं, म्यू नॉट पहले रख देते हैं, तो ये म्यू नॉट हो गया, और क्या आ गया बच्चों, पाई r1 स्क्वायर। तो इतना बच्चों चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा छोटी वाली कुंडली में बड़ी वाली कुंडली के सापेक्ष। ठीक है बेटा, अब इसका उल्टा भी करते हैं बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों अन्योन्य प्रेरण क्या एक कुंडली पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करेगा क्या। अगर हम छोटी वाली कुंडली का निकालें बड़ी वाली के सापेक्ष तो सेम आएगा क्या अलग अलग आएगा, इस पे भी थोड़ा बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अब हम बड़ी वाली का निकालेंगे छोटी वाली के सापेक्ष, तो इसको बच्चों हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। और बच्चों इसको कैसे करेंगे आप देखिए, जब बच्चों मैं बड़ी वाली के लिए निकालूंगा तो बड़ी वाली के लिए मुझे फ्लक्स क्या लेना पड़ेगा, बड़ी वाली कुंडली में बच्चों उसका नाम रखना पड़ेगा phi2, इस प्रकार रख दूंगा बेटा। और बच्चों phi2 बराबर जो होगा, अब जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक आएगा उसको बच्चों मैं M21 लिखूंगा, क्योंकि अब दूसरी का निकाल रहा हूं फर्स्ट के सापेक्ष, और करंट आएगी बच्चों चूंकि पहली वाली करंट के लिए ले रहा हूं तो अब ये इक्वेशन आएगी, इसको मैंने अलग से नाम रख दिया इक्वेशन है। तो बच्चों अन्योन्य प्रेरण गुणांक से हो गया। अब बच्चों सेम कंडीशन हम दोबारा से करेंगे, जो चुंबकीय फ्लक्स I1 धारा की वजह से बन रहा होगा वो कितना होगा बच्चों, उसका नाम होगा कितना, वो चुंबकीय फ्लक्स जो छोटी वाली की करंट I1 की वजह से बन रहा है लेकिन जो बड़ी वाली में पास होगा तो नाम उसका phi2 ही रखा जाएगा, लेकिन वो होगा कितना बच्चों, वो डिपेंड करेगा म्यू नॉट पे। और बच्चों टर्न किसके लिए जाएंगे, बड़ी वाली के टर्न्स लिए जाएंगे इस तरीके से। और अगर आप एक चीज और देखें, म्यू नॉट n इंटू आई होता है, ठीक है ना, फाइव इज इक्वल टू बल्कि n, हाँ n2 आ जाएगा, और बच्चों b आ जाएगा। तो b कौन सा लेंगे बच्चों, b1, क्योंकि पहली वाली कुंडली के लिए निकाल रहे, चूंकि शायद पहली वाली कुंडली बनाएगी। और एरिया बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एरिया आपको अभी भी छोटी वाली कुंडली का ही लेना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों। भले आप बड़ी वाली के लिए निकाल रहे हो लेकिन एरिया छोटी वाली का ही आएगा। बहुत टीचर इस बात को नहीं बताते और बहुत बच्चे भी इस बात को गड़बड़ करते हैं। तो बच्चों अब इसको हम दोबारा से देखें,
कि इसको एक इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, तो b1 कितना होगा बच्चों, b1 होगा म्यू नॉट, और बच्चों म्यू नॉट इंटू n1 आ जाएगा हमारा, क्योंकि पहली वाली के लिए निकाल रहे हैं करंट की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, इंटू i1, इस प्रकार से। तो b1 होगा म्यू नॉट इंटू n1 इंटू i1, ये वाला तो होगा बेटा। अब इसकी वैल्यू अगर बच्चों हम समीकरण सेकंड में रख दें, ये जो हमारे पास समीकरण सेकंड है, तो बच्चों phi2 हमारे पास होगा, म्यू नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, phi में म्यू नॉट नहीं आता, n2 आएगा, तो म्यू नॉट आ जाएगा और n1 आ जाएगा, ये i1 आ जाएगी। बच्चों इसमें मैं एक काम करता हूं, n2 को फिर लिख लेता हूं स्मॉल n2 इंटू एल, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों कुंडलियों की लंबाई में सेम मान के चलो। ये बात और बता देता हूं, एल जो C1 है और जो C2 कॉइल है उनकी लंबाई बच्चों दोनों की मैं सेम मान रहा हूं, बाद में अलग भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो n2l हो गया बेटा, और एरिया क्या आएगा बच्चों, यहां पे बता दूं एरिया वही खुलेगा पाई r1 स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों बात ये आती है अब कि अगर इसको आप सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए ये phi2 और वो phi2 जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वजह से दोनों सेम है, तो आप फिर कहेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है ना बेटा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से आप जब चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा m21 इंटू i1, ये सफिक्स में है बच्चों, ठीक है। और यहां पे आपके पास आ गया बच्चों म्यू1 n1 n2, और ये आ गया आपके पास l, एरिया आ गया पाई r1 स्क्वायर इंटू आपके पास आ गया i1, ठीक है बेटा। ये सारे सॉल्व हो गया, i1 से i1 कट गया। तो आप बच्चों गौर करके देखो कि दोनों का चुंबकीय जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, क्या वो अलग अलग है या सेम है। तो n1 n2 पाई r1 स्क्वायर इंटू l, तो ये हमारे पास अन्योन्य प्रेरण गुणांक आया। इसका मतलब है बच्चों m12 बराबर m21। इसका मतलब बच्चों क्या है, अन्योन्य प्रेरण हमेशा बच्चों दोनों कुंडली पे डिपेंड करता है, किसी एक कुंडली पे डिपेंड नहीं करता। दोनों में दोनों के टर्म्स आएंगे। हाँ एक चीज है बच्चों, अगर परिणालिका एक दूसरे के समकक्ष है तो एरिया छोटी वाली का आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों आएगा, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। यही फॉर्मूला जब हमने दूसरी के सापेक्ष पहली का निकाला था सेम आया था, ठीक है बेटा। अब इसके आगे मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। तो बच्चों अब बात ये आती है कि हमेशा जब भी आप अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालते हैं तो एरिया छोटी वाली का क्यों आता है। इसके लिए मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, परिणालिका नहीं लेके दूसरी बात करता हूं बच्चों। सपोज ये मैंने 2 प्लेट ले ली, ठीक है, इस प्रकार से। अब बच्चों बात ये आती है कि अगर इस पे प्लस धनात्मक आवेश हो बेटा, धनात्मक आवेश, और इससे विद्युत क्षेत्र निकल रहा हूं, मैं विद्युत क्षेत्र ले रहा हूं थोड़ी चुंबकीय क्षेत्र की हट आगे, ठीक है बेटा। तो आप एक बात देखो, जो अगर मैं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स निकालने लगूं तो क्या मुझे विद्युत फ्लक्स के लिए पूरा एरिया लेना पड़ेगा इसका? नहीं बेटा, विद्युत फ्लक्स तो पूरी एरिया में बन ही नहीं रहा। विद्युत फ्लक्स जो छोटी वाली का बन रहा है बेटा वही तो फ्लक्स जाएगा, तो छोटी वाली का फ्लक्स छोटी वाली के हिसाब से फ्लक्स दिया जाएगा। और बच्चों अगर एक बात करें, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसका उल्टा करने का मतलब बच्चों ये है कि अगर हम चुंबकीय फ्लक्स बच्चों बड़ी वाली मतलब अगर मैं इसका विद्युत फ्लक्स इस पे आवेश देता हूं बच्चों, ये आवेश हमारे पास ये आ गया, तो बच्चों इसका विद्युत फ्लक्स कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। मैं एग्जांपल बेटा विद्युत फ्लक्स का ले रहा हूं, मान के लो कि चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं बड़ी वाली की वजह से इस पे फ्लक्स निकालने लगूं तो अब मुझे बताओ क्या ये फ्लक्स भी लेना पड़ेगा मुझे? ये तो इसमें से जाएगा नहीं, तो बाहर निकल रहा है। तब भी बच्चों बड़ी वाली चाहे कितना ही फ्लक्स बना ली हो, लेकिन फ्लक्स तो उतना जाएगा जितना छोटी वाली का एरिया होगा। तो बच्चों जब दोनों कंडीशन फ्लक्स लिया जाता है बच्चों, वो उसका लिया जाता है जो छोटी वाली होती है उसका एरिया लिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। अब बच्चों 2 चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस किस पे डिपेंड करता है? तो एक तो बच्चों दोनों के ही नंबर ऑफ फेरों पे डिपेंड करेगा, एकांक लंबाई पे, यानी एकांक लंबाई के टर्न्स पर, ठीक है, एकांक लंबाई के फेरे, एकांक लंबाई, ठीक है बेटा। अब बात आती है बच्चों और किस पर डिपेंड करता है? और डिपेंड अगर बच्चों देखा जाए तो हमेशा छोटी वाली के एरिया पे करेगा, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसे आप ए बोल सकते हैं या पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये बच्चों किसका लेना है? छोटी वाली, छोटी कुंडली या छोटी परिनालिका भी कह सकते हैं आप, परिनालिका, ठीक है स्टूडेंट। तीसरी बात ये आती है बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं जो टीचर कई बार नहीं बताएंगे आपको।
अगर दोनों की लेंथ अलग अलग ना मानते तो क्या होता, फिर किसकी लेंथ पे डिपेंड करता। तो बच्चों दोनों की लेंथ अलग अलग है, यानी L1 नॉट इक्वल टू L2, यानी अगर ये मैं मान लूं छोटी वाली और ये मान लूं बच्चों बड़ी कुंडली, तो ध्यान रख बच्चों अन्योन्य पीड़न L2 के हिसाब से होगा, यानी बड़ी परिनालिका के हिसाब से, बड़ी परिनालिका की लंबाई के अनुसार। तो बच्चों ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर एक लंबाई दोनों की बराबर नहीं है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किसका आएगा, तो बच्चों लंबाई उसकी आएगी जो बड़ी परिनालिका होगी। ठीक है बेटा, अगर आप ये समझना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं ये वाली बात भी। एक चीज देखो बच्चों, अगर एक परिनालिका छोटी है, ये छोटी परिनालिका है, ये मैं आपको बताता हूं बच्चों, तीनों चारों पॉइंट आप लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो फोन पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और बच्चों एक बड़ी नाल एक दूसरी कॉइल ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है बेटा। अब बच्चों बात करो, अगर बड़ी वाली का चुंबकीय फ्लक्स बनेगा तो बड़ी वाली का चुंबकीय फ्लक्स तो ऐसे जाएगा, तो बच्चों जितना भी फ्लक्स होगा वो तो विद्युत बल लेगा है, बड़ी वाली की वजह से बननी है, पर छोटी वाली में तो पास होंगी ना बेटा। तो जितनी बड़ी लेंथ होगी, अगर ये लेंथ बड़ी है बड़ी वाली की L2, तो बच्चों ये चुंबकीय फ्लक्स छोटी वाली के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो लंबाई हमेशा बड़ी वाली के लिए जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये डेरिवेशन पूरा 3 मार्क्स में आता है। इसके बाद अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।